हो गया मैम, ठीक हाँ है। हो रहा है ना। ओके, एक मिनट। हमारे पास ये हम कर रहे थे। हम कहाँ पे थे, मुझे याद नहीं कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना। इंटरनल मेमोरी वाला हमने कंप्लीट कर लिया था या नहीं किया था? एक मिनट में, इंटरनल मेमोरी वाला जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 5 है। क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। उसमें जो एंड वाला पार्ट है ना वो हमने नहीं किया था, तो जिसमें हैमिंग कोड वगैरह आ रहा है। ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास कब होती है? वेडनेसडे को? वेडनेसडे को क्लास? यस मैम, वेडनेसडे को होती है हमारी। तो वो जो बाकी रह गया ना इंटरनल मेमोरी वाले चैप्टर में से, वो हैमिंग कोड वगैरह, वो इंशाल्लाह हम वेडनेसडे की क्लास में करेंगे। ठीक और है। अभी हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल मैम वो मेमोरी। हमारा जो मिड का सिलेबस है वो बता दें। हाँ वो भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, तो क्या होती है भाई एक्सटर्नल मेमोरी, बताएं आप लोग। बताएं, इंटरनल मेमोरी पढ़ चुके हैं ना, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? मैम हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है हमारे पास। ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह होती है। फीचर्स क्या होते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैं ये पूछ रही मैम डेटा स्टोर होता है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। हूँ। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी में भी होता है। मैम इसमें हम ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज। हाँ लेकिन वो तो रोम में भी होता है ना। रोम में भी आपका डाटा जो है वो बिजी पेज से वोलेटाइल बेसिस होता है, वो नॉन वोलेटाइल है, लेकिन वो इंटरनल मेमोरी है। और कुछ? और कुछ जो आपके जहन में आए इस मेमोरी के हवाले से? अच्छा बताएं, इंटरनल मेमोरीज क्या होती है? इंटरनल मेमोरीज हमने पढ़ी है ना, वो क्या होती हैं? मैम रोम और रैम जो हमारे पास इंटरनल मेमोरीज में आती हैं। हाँ लेकिन वो तो एग्जांपल्स में आ जाती है ना। मैं पूछ रही हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम उन्हें इंटरनल मेमोरी, क्योंकि हैं तो सारी मेमोरीज ही,
हार्ड डिस्क भी जी मेमोरी है आपके पास, यूएसबी भी आपके पास मेमोरी है, रैम भी मेमोरी है, रोम भी मेमोरी है, कैशे भी मेमोरी है। तो उनको क्यों हम इंटरनल कह रहे हैं और इनको क्यों हम एक्सटर्नल कह रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो मेमोरीज होती है ना, एक्सटर्नल मेमोरीज, वो वाली मेमोरीज होती हैं जो कि एक्सटर्नली अटैच होती हैं। मतलब कि आप उनको एक्सटर्नली आप उनको निकाल सकते हैं, निकाल के दोबारा से लगा सकते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरीज। तो बेसिकली दो टाइप्स की मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो मेमोरी का बेसिक पर्पस क्या होता है आपके पास, कि वो प्रोग्रामिंग के ऑपरेशंस जो भी हैं, डाटा जो भी है, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, वो सारी क्या है, उनको सेव करके रखे अपने पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मेमोरीज है इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इंटरनल मेमोरी जो होती है ना, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, उसके अलावा मेन मेमोरी भी कहते हैं। जो होती है वो इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम अटैच होती है। ठीक है, और इंटरनल मेमोरीज हम पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल मेमोरीज जो होती हैं या सेकेंडरी मेमोरीज जो होती हैं, वो हार्ड डिस्क ड्राइव या और बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनकी टाइप होती है। बेसिकली ये मेमोरी क्या करती है, डाटा स्टोर करती है एक्सटर्नली और अलाउ करती है परमानेंट स्टोरेज ऑफ ब्रॉड इंफॉर्मेशन। इट मींस के इनकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती हैं इतनी ज्यादा कैपेसिटी के साथ। दूसरी बात ये है कि एक्सटर्नल मेमोरीज जो होती हैं वो पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल का क्या मतलब है, इट मींस कि ये रिमूवेबल होती हैं और इनको एक सिस्टम से निकाल के आप दूसरे सिस्टम में बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो मेथड इंटरनल मेमोरी में यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो डिफरेंट होता है इंटरनल मेमोरी में और डिफरेंट होता है एक्सटर्नल मेमोरी में। एक्सटर्नल मेमोरी की कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नेटिक टेप्स हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, जिनके पास हाई कैपेसिटी स्टोरेज अवेलेबल हो ताकि वो बहुत बड़ा डाटा जो है वो उसको स्टोर कर सकें। रेस कर दो। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है, A disk is a circular platter constructed of non-magnetic material called the substrate coated with magnetizable material। कि जो आपकी डिस्क है ना, बेसिकली आपका प्लेटर जो है ना वो ये है। मैं आपको प्लेटर दिखाऊं तो यहाँ पे डायग्राम होगी प्लेटर की। ये जो है ना, ये एक प्लेटर है, ये दूसरा प्लेटर है, ये तीसरा प्लेटर है। तो ये प्लेटर्स हैं। ठीक है, डिस्क की फॉर्म में प्लेटर्स हैं। अब ये बनते हैं किससे, किस मटेरियल से, नॉन मैग्नेटाइजेबल मटेरियल से बनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं और इनके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, एक मैग्नेटेबल की मटेरियल की। ठीक है, ट्रेडिशनली जो ये जो नॉन मैग्नेटाइजेबल मटेरियल होता है, ये कौन सा होता है, एल्यूमिनियम होता है या फिर एल्यूमिनियम अलॉय मटेरियल होता है। ठीक है, और रिसेंटली क्या है आपके पास कि ग्लास सबस्ट्रेट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। कि सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, जिस मटेरियल से ये प्लेटर बना होता है। बात समझ आ गई। अब वो ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली जो मतलब कि शुरू से बनता आ रहा है वो कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, ट्रेडिशनली एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम अलॉय यूज होता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि इनहेंसमेंट की वजह से इसमें क्या हुआ है कि हम ग्लास को यूज करें, ग्लास मटेरियल से बनी हुई डिस्क जो है वो यूज हो रही है। अब ग्लास मटेरियल को यूज करने के फायदे क्या हैं, कि इम्प्रूवमेंट इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक फिल्म सरफेस टू इंक्रीज डिस्क रिलायबिलिटी।
कि डिस्क की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली डिस्क की रिलायबिलिटी को इंक्रीज किया है इस मटेरियल को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्क की रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। डिस्क रिलायबिलिटी क्या होगा, डिस्क रिलायबिलिटी क्या होगा, कोई गैस, एक्टिव रहा करे ना आप लोग क्लास में, इसलिए पूछती हूँ आपसे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। डिस्क रिलायबिलिटी बेसिकली ये होती है कि किसी में वो अगर कोई इश्यू आ जाए, कोई चीज फेलियर आ जाए डिस्क में, तो उसको किस तरह से हैंडल करेगी, तो वो डिस्क रिलायबिलिटी में आता है। कि फॉर एग्जांपल अगर डिस्क का कोई पार्ट खराब हो गया है, कोई इश्यू आ गया, लेकिन डाटा फिर भी अवेलेबल है यूजर को, तो डाटा ये जो अवेलेबल है ना यूजर को, ये किस वजह से, ये डिस्क की रिलायबिलिटी की वजह से। ठीक है, फिर a significant reduction in overall surface defects to help reduce read write errors। कि आप देखते हैं ना कि जो आप सीडी वगैरह यूज करते हैं, एग्जांपल दे रही है, ये सीडी नहीं है, ये डिस्क की बात हो रही है, ये बेसिकली हार्ड डिस्क की बात हो रही है। तो आपके पास जो सीडी के ऊपर स्क्रैचेस से आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिन जिन जगहों पे वो स्क्रैचेस आते हैं, इट मींस कि उन उन जगहों से आप रीड या राइट नहीं कर सकते, वो लोकेशन खराब हो गई है। ठीक है, तो ग्लास मटेरियल जो है वो डिस्क पे आपको इस चीज की मतलब कि ये चीज रिड्यूस हुई है उसमें, कि सरफेस पे इसकी डिफेक्ट ना आए। फिर ability to support lower fly heights। से जो फ्लाई हाइट की बात हो रही है ना, फ्लाई हाइट की जो बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, फ्लाई हाइट होता क्या है, फ्लाई हाइट ये होता है कि जो आपका इसको फ्लोटिंग हाइट, हेड गैप वगैरह भी कहते हैं, ये वो डिस्टेंस होता है जो डिस्क के रीड राइट हेड और प्लेटर के दरमियान में होता है। ठीक है, प्लेटर और उसके हेड के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको फ्लाई हाइट कहते हैं। और लोअर फ्लाई हाइट्स को ये सपोर्ट करता है, ये जो ग्लास सबस्ट्रेट। ठीक है, अब हेड कौन सा होता है आपको हेड का भी नहीं पता होगा, तो मैं दिखा देती हूँ कौन सा हेड होता है। प्लेटर तो ये है ना, प्लेटर का तो पता है ना कौन सा, तो हेड ये वाला है, ये जो ये चीज नहीं है, ये ऊपर ब्लैक सी जो आ रही है, ये हेड है। ठीक है, ये हेड्स हैं, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको हम फ्लाई हाइट कहते हैं। और एबिलिटी टू स्टोर लो फ्लाई हाइट का मतलब है कि ये लो फ्लाई हाइट्स को सपोर्ट करता है, यानी उसका डिस्टेंस कम भी होगा तो इसमें इशू नहीं आएगा इतना। ठीक है, बेटर स्टिफनेस टू रिड्यूस डिस्क डायनामिक्स, कि स्टिफ होती है ज्यादा डिस्क एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक मटेरियल से। फिर ग्रेटर एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक एंड डैमेज, ये कोई शॉक आ जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल एकदम से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, शॉक आ जाएगा ना, डैमेज हो जाएगी डिस्क, डैमेज होने के चांसेस हैं। तो उस केस में जो मतलब कि ज्यादा बेनिफिशियल है यूज करना मटेरियल, वो ग्लास है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। ठीक हो गया, तो ये रीड राइट मैकेनिज्म है बेसिकली, वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
Data are recorded on and later retrieved from the disk via conducting coil named as head. अभी मैंने head दिखाया आपको, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टिंग कोयल होती है, यानी उसमें से करंट पास हो रहा होता है, कॉइल की तरह होता है, और ये हेड होता है. तो डाटा रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में इसको रिट्रीव कर लिया जाता है डिस्क में से. मैनी सिस्टम में दो हेड्स होते हैं, एक रीड के लिए और एक राइट के लिए. ड्यूरिंग रीड राइट ऑपरेशन हेड जो होता है वो स्टेशनरी होता है, जबकि प्लेटर जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है. अब यहाँ से इसी डायग्राम को दोबारा से हम देखते हैं. ये प्लेटर नीचे नजर आ रहा है ना, हेड वहीं पे रहेगा, नीचे से ये डिस्क जो है, ये प्लेटर जो है ये रोटेट करेगी, तो जो हेड है वो इस पे से रीड कर रहा होगा. तो रीड कौन सा करेगा? रीड वो चीज करेगा जो उसको जहाँ पे जो सी लोकेशन चाहिए होगी ना, वहां पे जाके ये रुक जाएगा. ठीक है, डिस्क रोटेट करना बंद कर देगी. और रोटेटिंग हेड भी हो सकता है और स्टिल हेड भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है कि आपकी डिस्क स्टेशनरी हो और आपका हेड मूव कर रहा हो. ठीक है. राइट मैकेनिज्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. कि जो हेड है ना, जो मैग्नेटिक कॉइल है, उसमें से पास हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी. अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाती है. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस जो होती हैं वो सेंड होती हैं किसकी तरफ? राइट हेड की तरफ. राइट हेड की तरफ क्यों होती है? क्योंकि हम राइट का मैकेनिज्म कर रहे हैं ना, हम राइट करने लगे हैं डाटा को. तो राइट हेड की तरफ जो है वो मूव कर जाती हैं. And the resulting magnetic patterns are recorded on the surface below with different patterns for negative and positive current. ये इलेक्ट्रिक पल्सेस सेंड होती हैं राइट हेड की तरफ, और जो भी रिजल्ट में जो भी मैग्नेटिक पैटर्न बनता है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है सरफेस पे, जो प्लेटर की सरफेस होती है उस पे. अब डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे, पॉजिटिव करंट के लिए डिफरेंट पैटर्न आएगा, नेगेटिव करंट के लिए डिफरेंट पैटर्न आएगा. ठीक है. राइट हेड itself is made of easily magnetizable material. जो राइट हेड होता है वो किससे बना होता है? इजीली मैग्नेटाइजेबल मटेरियल से बना होता है. इट मींस के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना इजी होती है उसमें, और क्रिएट हो जाती है जरा सा भी आप करंट पास करेंगे तो. एंड इज इन शेप ऑफ रेगुलर रेक्टेंगुलर डोनट की फॉर्म में, शेप में होता है, विद अ गैप अलोंग वन साइड एंड फ्यू टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर्स अलोंग द ऑपोजिट. एक साइड पे क्या होगा? गैप होगा, और दूसरी साइड पे कुछ कंडक्टिंग वायर के टर्न्स होंगे. टर्न्स किस तरह से हो सकते हैं कि इस तरह से. ठीक है. एक साइड पे उसके क्या होगा? एक साइड पे उसके गैप होगा और दूसरी साइड पे इस तरह के टर्न्स होंगे वायर के. An electric current in the wire induces a magnetic field across the gap. अब वो जो गैप आ रहा है ना एक साइड पे, उसके इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो उस गैप में क्या बन जाएगी? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? विच इन टर्न मैग्नेटाइजेज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रिकॉर्डिंग मीडियम. कि जहां पे भी आप रिकॉर्ड करें मीडियम, यानी जो जिस भी जगह पे आप रिकॉर्डिंग, जो भी जगह आपकी रिकॉर्डिंग मीडियम है जहाँ पे आप डाटा स्टोर करें, उसको मैग्नेटाइजेबल कर देगी. रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटाइज, वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी मैग्नेटाइजेशन की. ठीक है. करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी ना. मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है. तो चेंज करेंगे तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, साउथ नॉर्थ बन जाएगा और नॉर्थ साउथ बन जाएगा. इस डायग्राम को मैं आपको इंशाल्लाह जो हमारी वेडनेसडे वाली क्लास है उसमें एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. अब ये डायग्राम जो है डिस्क डाटा का लेआउट, ये इस तरह से वो प्लेटर होता है. ठीक है. इसमें डिफरेंट क्या होती है? ट्रैक्स होते हैं. ये जो गोल में है ना, ये जो राउंड शेप में है, ये ट्रैक्स हैं, और ट्रैक्स के अंदर ये जो ये है ना, ये सेक्टर्स है. ठीक है. और ये ट्रैक्स के दरमियान में ये गैप है, ये जो ग्रीन में दिखाया हुआ है, और सेक्टर्स के दरमियान में ये ग्रे वाला गैप है. ठीक है. हाँ, बस इसमें यही है, इस डायग्राम में यही है. सेक्टर्स के जो आपकी प्लेटर होता है, जो आपकी डिस्क होती है, वो डिवाइड होती है. पहले आपके पास डिफरेंट डिस्क होती है, फिर उन डिस्क में से एक डिस्क को सिलेक्ट किया जाता है. मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं ना, प्लेटर्स में से सिलेक्ट किया जाता है. फिर उस प्लेटर के ऊपर दोनों साइडों पे होता है. ठीक है. डबल साइडेड होता है. ट्रैक्स होते हैं. ट्रैक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं. ठीक है. सेक्टर्स के दरमियान में भी गैप होता है और ट्रैक्स के दरमियान में भी गैप होता है. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप गौर करो तो एक चीज गौर करने वाली है कि अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम इस तरह से ट्रैक्स बनाएं,
इस तरह से सेक्टर्स बनाएं तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका ये सेंटर की तरफ मूव करता जा रहा है, सेक्टर का साइज छोटा होता जा रहा है और गैप ज्यादा होता जा रहा है, ऐसी बात है ना। तो क्या हो रहा है, हमारी स्पेस जो होती है वो जाया हो रही है। तो बजाय इसके कि हम इस डिजाइन पे जाएं, हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपके पास सेक्टर्स में जो है वो एक कांस्टेंट जो है वो बता दिया जाता है कि इतने साइज का सेक्टर है, ठीक है। अब वो सेक्टर आप देखो तो नंबर ऑफ सेक्टर्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। आप ऊपर वाले उस ठीक है। तो अब आप चेक करो तो आउटर जो ट्रैक है उसमें, अच्छा 2 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो मल्टीपल जोन में आप चेक करो जरा, ये आउटर सर्कल पे आउटर जो ट्रैक है उसपे कितने सेक्टर्स बने हुए हैं। ये जो सबसे बाहर वाला है इस पे कितने ट्रैक्स हैं, ये जो ग्रे डार्क ग्रे कलर में है ना, ये ट्रैक्स हैं। बताएं कैलकुलेट करके। बताएं कितने ट्रैक्स बन रहे हैं उस पे, सॉरी सेक्टर्स बन रहे हैं। एक ही ट्रैक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ से, ये जो अंदर वाला है ना, ये सबसे बाहर वाला है, इसकी बात कर रही हूँ। ये वाला जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रैक्स हैं इसमें। और जो सबसे अंदर वाला है उसको अगर मैं चेक करूँ तो 1 2 3 4 ट्रैक्स हैं उसमें। तो मतलब इसमें ये होता है कि जैसे जैसे आप, इसमें साइज कम हो रहा है, इसमें ट्रैक्स का साइज कम हो रहा है जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरे वाले में क्या है, उसमें ट्रैक्स के नंबर डिक्रीज हो रहा है, ट्रैक का साइज वही है, नंबर ऑफ ट्रैक्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो बेहतर जो है इन दोनों लेआउट्स में से वो ये मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग वाला लेआउट है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है विंस्टर डिस्क फॉर्मेट। ये एक बेसिकली मॉडल है, आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क का। तो उसमें किस तरह से आपके पास डाटा जो है वो स्टोर होता है, किस तरह से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होती है वो हम देख लेते हैं। ये इंडेक्स है, ये सेक्टर है, सेक्टर के अंदर क्या है, ओ सॉरी सेक्टर के अंदर ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर के दरमियान में गैप है, ठीक है, ये भी गैप है। अब यहाँ पे जो सेक्टर है वो टोटल एक सेक्टर जो है 600 बाइट्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। पर सेक्टर कितनी बाइट स्टोर हो सकती हैं, 600 बाइट्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेक्टर 600 बाइट स्टोर कर सकता है, और उसमें से है क्या कि आपके पास 512 बाइट्स जो होंगी वो आपके डाटा के लिए होंगी, और बाकी जो बाइट्स बच जाएंगी वो दीगर इंफॉर्मेशन जो भी इससे रिलेटेड है उसके लिए बाइट्स होंगी। बात समझ आ रही है। डाटा के लिए कितनी बाइट्स होंगी, सॉरी 515 होंगी, 515 बाइट्स जो होंगी वो डाटा के लिए होंगी, और बाकी 600 में से कितनी बच जाती हैं, 85 जो है वो बाकी इंफॉर्मेशन के लिए होंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आईडी की फील्ड है, आईडी की फील्ड में क्या है, एक सिंक एच बाइट है, इसको भी रहने दें आप। ट्रैक नंबर है, हेड नंबर है, सेक्टर नंबर है, और एक सीआरसी कोड है। ये बेसिकली साइक्लिक रिडंडेंसी कोड होता है, ये एरर चेकिंग के लिए होता है कि आपका डाटा जो है वो वही है जो स्टोर किया गया था या उसमें कोई चेंजिंग हो गई है, कोई मॉडिफिकेशन हो गई है, उसके लिए होता है, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास एक ये होता है डाटा होता है, डाटा के साथ भी सीआरसी होता है, और सिंक एच की बाइट होती है, ठीक है। हेड को सिंक्रोनाइज करने की बाइट होती है एक हमारे पास, ये 1 बाइट है, 512 बाइट डाटा की हैं, 2 बाइट्स आपके पास ये सीआरसी की हैं। तो इन एक्चुअल आपके पास डाटा की 512 बाइट्स होती हैं, वो 515 इन दोनों को मिला के बनती हैं। और उसके बाद आईडी की फील्ड के पास में जो आपके पास आ रही होती है वो सिंक एच की बाइट होती है, एक ट्रैक नंबर की 2 बाइट्स होती हैं, हेड नंबर की 1 बाइट होती है, सेक्टर की 1 बाइट होती है, और जो ऐसा सीआरसी कोड है उसकी 2 बाइट्स होती हैं। ठीक हो गया। तो अटेंडेंस ले लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।